हेलो पॉलिटी बडीज़, वेलकम टू माय चैनल। और हम अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे थे यूनिट 4, जिसमें हमने किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट में कलकत्ता सेशन। अगले पार्ट में हमने पढ़ा इसके मेन टेनेंट्स को। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को बोल दूं कि प्लीज़ आप लोग अपने पेन पेपर को लेके बैठिए कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाऊं। और क्योंकि मैंने नोट्स में भी बहुत प्रिसाइज वे में लिखा है, तो अगर आप लोग लिखते जाओगे जो मैं बता भी रही हूँ तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे एंड ऑल्दो आपको याद भी हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट रहा है, जिसको कि इंडियन मुस्लिम्स ने लॉन्च किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। ये जो खिलाफत मूवमेंट था 1919 से लेकर 1924 तक चलता है। इसका एम यही था, जो इनके मुस्लिम्स का जो हेड होता है, ऑटोमन सुल्तान का जो पोजीशन है, जो कैलिफ यानी खलीफा जो है, इनके स्पिरिचुअल लीडर, उसको डिफेंड करना, उनके पोजीशन को, यही इस मूवमेंट का एम था। इसने सिंबलाइज किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इनको धोखा दिया, इम्पेरियलिज्म के खिलाफ इन्होंने रेसिस्टेंस को बढ़ावा दिया है इस मूवमेंट के तहत। ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये मर्ज हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, और इस प्रकार से एक यूनाइटेड अपसर्ज रहता है ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अगेंस्ट में। ओके, तो हमने कर लिया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब हम इसका समझते हैं बैकग्राउंड को। सो अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ऑटोमन एम्पायर। देखिए, कारण क्या बनता है कि ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश अलायंस थी वो जीत जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रिटेन जो है और उनके जो एलाइज हैं, ये लोगों ने डिसमेंबर द ऑटोमन एम्पायर, और वहाँ के जो सुल्तान थे उसको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया। ओके, और 1920 में जब वॉर ख़त्म हो गया तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुआ, जिसके तहत कि सुल्तान की पावर्स को छीन लिया गया। जो तुर्किश टेरिटरीज थी उसको यूरोपियन पावर्स ने आपस में डिवाइड कर लिया। तब इससे देखिए, इनका जो स्पिरिचुअल हेड है उसके साथ अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम्स तो गुस्सा करेंगे ही। वही होता है इंडियन मुस्लिम्स के का साथ, और इस चलते वो लोग करते हैं खिलाफत मूवमेंट। अगला क्या है हमारा, द कैलिफ क्वेश्चन। द कैलिफ क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैलिफ वही खलीफा जो है इनके स्पिरिचुअल हेड है मुस्लिम्स के। ओके, पूरे वर्ल्ड भर में। और इंडियन मुस्लिम जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि जो इस्लामिक प्लेसेस है, इस्लामिक होली प्लेसेस जैसे कि मक्का, मदीना, जेरूसलम, ये सब का वो बंटवारा कर रहे हैं, दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और तो और जो इंडियन मुस्लिम्स भी हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के कहने पे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ा भी, अंग्रेज़ों का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि अंग्रेज़ जो है हमारे ऑटोमन एम्पायर के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। बट फिर भी ब्रिटिशर्स धोखा दे देते हैं। आपको तो मैंने बताया है कि कैसे वहाँ के सुल्तान के साथ ही लोग ह्यूमिलिएशन करते हैं, है ना। इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इन्हें धोखा दिया, बिट्रे किया। जो प्रॉमिस था कि ये लोग कैलिफ के अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, है ना। और जब प्रॉमिस आप तोड़ दोगे तब हम भी करेंगे मूवमेंट, वही होता है खिलाफत मूवमेंट। अगला है, हम लोग समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या बैकग्राउंड रहता है। सो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन मुस्लिम्स ने ये जो कैलिफ का साथ, जो कैलिफ का इंसल्ट हुआ, इनकी खलीफा का इंसल्ट हुआ, उसको इन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म का इंसल्ट है ना। और उसी टाइम पे पॉलिटिकल डिसकंटेंट भी था, बहुत लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि उस टाइम पे रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 आया, जलियांवाला बाग, हाँ, ये मैसेकर हो गया। फिर जो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, आपको पता ही है 1919 के, है ना, मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सबका फेलियर हो गया। सो इस प्रकार से खिलाफत इशू जो है वो एक मर्ज हो गया एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के तौर पे। इसलिए बैकग्राउंड सेट कर दिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फिर आपका खलीफा का क्वेश्चन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 एंड ऑटोमन एम्पायर, ये सारे रीजंस बने खिलाफत मूवमेंट के लिए। अब आइए समझते हैं इसके लीडर्स कौन थे, इसके ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है। सो लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए ये मूवमेंट जो था वो स्प्रेड बाय अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जैसे कि मौलाना आज़ाद हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहनी, ये सब हो गए। और तो और क्या होता है कि 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया जाता है,
ताकि जितने भी एजिटेशंस वो सबको कोऑर्डिनेट किया जा सके। और महात्मा गांधी भी अपना सपोर्ट इसमें एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे यही तो एक मौका, एक चांस मिल गया, हिंदू मुस्लिम को एक करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। सो बस इस प्रकार से ये था इनके लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम समझते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स को। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें खिलाफत मूवमेंट का, तो यही था कि जो भी कैलिफ का ऑफिस था उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को कैलिफ के प्रिजर्व किया जाए, जितने भी हमारे इस्लामिक हॉली प्लेसेस हो गए जेरूसलम, मक्का, मदीना, ये सब को सेफ गार्ड किया जाए। ओके, इन्होंने एक आवाज़ उठाई कि जो टर्की है उसका जो यूरोपियन कंट्रीज आपस में डिवीज़न कर रहे हैं उसको ना करे, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। और तो जो सुल्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ये था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ब्रिटिश का इम्पेरियलिज्म है उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करें, और जो अंग्रेज़ों ने वॉर टाइम पे प्रोमिस किए थे और उसके लिए जो इन लोगों को बिट्रेयल हुआ, धोखा मिला, उसके खिलाफ एक मूवमेंट था, यही इनका ऑब्जेक्टिव था। अब हम समझेंगे इसके मेथड्स एंड प्रोग्राम को। सो अगर हम इसकी बात करें मेथड्स की, तो खिलाफत लीडर्स ने एक बहुत ही पीसफुल नॉन वायलेंट मेथड का यूज़ किया, ठीक है। और अलायंस थे इनका खिलाफत मूवमेंट और प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो मेथड एंड प्रोग्राम्स की बात करें तो इनका यही था कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो सबको बाइकाट किया जाए, सबका बहिष्कार करो, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज, गवर्नमेंट कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, ये सब का। जितने भी आपके प्रमोशन किया जाए स्वदेशी का, है ना, या मतलब स्वदेशी मतलब कि अपने देश में आपका कंट्री में बना हुआ सामान जितना भी, जैसे खादी क्लोथ हो गई, सबका प्रमोशन किया जाए। जितने भी विदेशी सामान है, फॉरेन गुड्स, उसका बाइकआउट किया जाए। जो गवर्नमेंट जॉब से सब रिज़ाइन करो वहाँ से। जितने भी जो अंग्रेजी सरकार ने लोगों ने को टाइटल्स दिया था राय बहादुर टाइप का, वो सबको इन्होंने बोला कि सबको उस लोगों ने रिज़ाइन किया। और तो और सपोर्ट कैसे मोबिलाइज किया, मास मीटिंग्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, प्रोसेशन मतलब जुलूस निकाला ग्रुप में, मतलब हर एक बोलते हैं ना कि संप्रदाय को, हर एक क्लास के वर्ग के लोगों को अपने में ऐड ऑन किया। और इसके अलावा खुद को भी बढ़ाने के लिए जितने भी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुए उसको सेटअप किया गया, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सो इस प्रकार से जो खिलाफत मूवमेंट था, देख रहे हो आप कैसे एक बिकम एक लार्जर नेशनल स्ट्रगल बन जाता है स्वराज के लिए। ये था इनका मेथड्स एंड प्रोग्राम्स। अब हम समझते हैं कि नेशनल मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट का क्या रोल रहता है। तो देखिए, अगर रोल की बात करें तो गांधी जी का तो फुल सपोर्ट था, है ना, खिलाफत कॉज, एंड इसको फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज भी किया उन्होंने। और तो इसे मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी भी देखने को मिल गई। मुस्लिम्स ने हिंदू से हाथ मिला दिया कि अब दोनों मिल के करेंगे बाइकआउट, दोनों मिल के करेंगे प्रोटेस्ट, दोनों मिल के करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। बहिष्कार करना, प्रोटेस्ट मतलब किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, है ना, और डेमोन्स्ट्रेशन करना मतलब पब्लिकली जा करके उसके खिलाफ बोलना, डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये हो गया। और क्या था, मास करेक्टर टू फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सिर्फ एक कोई इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं थी, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं थी, किसी कम्युनिटी की नहीं, बल्कि एक मास करेक्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट का रोल रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में। अब हम समझते हैं कि आखिर खिलाफत मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे होता है। सी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में, चाहे तो आपको क्योंकि आपने वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मैंने 2 वीडियोस और चैनल पे पहले से अपलोड किए हुए हैं। सो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। क्योंकि ये आपके बीए पॉलिटिकल साइंस, चाहे मेजर हो माइनर हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे तब तो कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है इसमें। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू इन द राइटिंग लॉन्ग आंसर ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है। अब हम समझते हैं इसके डिक्लाइन पे आते हैं। तो पहला डिक्लाइन का कारण बनता है इसका चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में होता है गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के, जस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस। सिंपल से एक वायलेंस हो जाता है, पुलिस का आम जनता कर देती है, जिसके चलते महात्मा गांधी बोलते हैं नो नो नो, हमने कहा था कि हमारा एम है कि हम किसी पे वायलेंस नहीं करेंगे, कैसे कर दिया पब्लिक ने। गांधी जी गुस्सा होते बोलते कि नहीं, ख़त्म करो इसको। और इस प्रकार से चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ये सस्पेंड हो जाता है, वैसे ही खिलाफत एजिटेशन था वो भी वीकेंड हो जाता है। फिर अगला रीज़न था एबॉलिशन ऑफ द कैलिफेट। मतलब देखिए क्या हुआ, 1924 की बात है, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, ठीक है, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क ने
जो तुर्की के थे, उन्होंने कहा कि अब हम लोग ये कैलिफेट वाला जो सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग एक स्पिरिचुअल लीडर को सबसे ऊपर रखते हैं, उसको हम लोग एबॉलिश करते हैं, अब ख़त्म करो इस सिस्टम को, ठीक है। और अब कोई कैलिफेट नहीं रहेगा, और बोलते हैं कि अब एक सेकुलर रिपब्लिक रहेगा, ठीक है। सेकुलर रिपब्लिक की ये बात करते हैं और ये बोलते हैं। तो देखिए, अब जब कैलिफेट रहेगा ही नहीं, जो हमारे इंडियन मुस्लिम किसके लिए लड़ रहे थे, खलीफा मूवमेंट, इसीलिए था ना कि जो हमारे जो कैलिफ हैं उनको रिस्पेक्ट, उनकी जो डिग्निटी है उसको वापस की जाए, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। और अब जब वो रहेगा ही नहीं, वो तो कोई पोस्ट ही नहीं रहा, तो अब मूवमेंट किसके लिए, जो मेन डिमांड था खिलाफत मूवमेंट का, अब वो तो ख़त्म हो गया, उसका रिलेवेंस ही ख़त्म हो गया। अगला है लॉस ऑफ यूनिटी। लॉस ऑफ यूनिटी यानी कि देखिए, खिलाफत इशू ख़त्म हो गया तो अब यूनिटी फिर से कमज़ोर हो गई, अब लोगों में एकता नहीं रही, और अब क्या हो गया, लोगों के बीच में कम्युनल टेंशन्स बढ़ गए। और जब कम्युनल टेंशन्स बढ़ते हैं संप्रदायवाद की, तो इस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट भी टोटली एंड अप हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके, देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस को ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सो इन सिग्निफिकेंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी करता है ना। सबसे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो क्लोजेस्ट कॉपरेशन देखने को मिला है ब्रिटिश का अगेंस्ट स्ट्रगल करने में, ये इसी मूवमेंट में देखने को मिला। और तो मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, यानी कि पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, सब ने लार्ज नंबर्स में, ठीक है, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। पर ट्रूली नेशनल मूवमेंट बोलते हैं ना, वो देखने को मिला। प्लस राइज ऑफ गांधी, है ना, गांधी जी को भी एक चांस मिला नेशनल लीडरशिप करने का, ठीक है। अपने जो नॉन वायलेंस का, नॉन कॉपरेशन का जो इनका मेथड था, उसको भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, तो एक राइज ऑफ गांधी हो गया। फिर इंटरनेशनल डायमेंशन, यानी कि जो इंडियन का नेशनलिज्म था, ठीक है। अब मुस्लिम का जो, ये तो देखिए मुस्लिम वाला सीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स का था, ये पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स का सीन था। तो पूरे प्रॉपरली उन्होंने इंटरनेशनल डायमेंशंस में इस पर हमने काम किया। अगला है ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर मूवमेंट। सही बात है, ये जो हम लोगों ने मेथड अपनाया ना, बाइकआउट करने का, स्वदेशी को अपनाना है, नॉन कॉपरेट करना है, कॉपरेट अब हम नहीं करेंगे, ये सब जो है आगे चल के यही फाउंडेशन बनता है हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में होता है, ये सब का फाउंडेशन यही रखती है। अगला है कंक्लूजन। सो खिलाफत मूवमेंट चलता है 1919 से लेकर 1924 तक, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि खलीफा के डिफेंस के लिए है, बल्कि ये एक अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट था, जिसको क्या गांधी जी ने और हवा दे दी। कैसे हवा दे दी कि इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इससे हमें एक बहुत ही बड़ा नेशनलिस्ट यूनिटी देखने को मिला हमारे देश में, है ना। भले ही जो इमीडिएट गोल्स थे जनता की, ये फुलफिल नहीं कर पाई इस मूवमेंट ने, क्योंकि कैलिफेट खुद ही ख़त्म हो गया था। अभी जो उसके जिसके लिए लड़ रहा था, जिसके रिस्पेक्ट के लिए, वो पोस्ट ही ख़त्म हो गई, तो अब लड़ेंगे कैसे। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली ये डिक्लाइन हो जाता है मूवमेंट, है ना। लेकिन हाँ, इंडियन नेशनलिज्म को इसने टर्न कर दिया इनटू अ मास स्ट्रगल, क्योंकि अब पहले थे कि लोग कम्युनिटी वाइज लड़ते थे, बट इसने सबको एक कर दिया। गांधी जी के लीडरशिप में एक बोलते हैं ना कम्युनल हार्मनी हमें देखने को मिली कि हाँ, साथ में मिल के आज़ादी के लिए लड़ेंगे। So with this, we have done our this topic of Indian of non-cooperation movement, that is Khilafat movement. So thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and if you have any suggestions or questions, then put it down in the comment box. डू शेयर दिस वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट कि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए। और बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट कि मैं यूनिट 5 भी करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और तो और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं अगला किस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।